नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देहरादून में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने संगठन स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। देहरादून में गढ़वाल मंडल की पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों का संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों से संगठन की तैयारियों, जिम्मेदारियों और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान 2027 में बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगाने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 2027 की चुनावी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से अब उत्तराखंड में भी होने लगी हैं और साफ साफ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है और ये समझाने की कोशिशें की जा रही हैं कि अपनी सक्रियता अब बढ़ानी होगी। बीजेपी ने संगठन स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और ये साफ नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं से ये कहा जा चुका है कि अब 27 की जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें लगना होगा। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद फहीम हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। फहीम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जो ये बैठक हुई, किस तरीके से वहां से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? 27 की चुनावी रणनीति क्या दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की? आप खुद क्यों अनम्यूट कर लीजिए फहीम, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। फहीम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। तो देखिए, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि चुनावी तैयारियां अब उत्तराखंड में दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से संगठन स्तर पर खुद को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन कल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खेल, पर्यटन और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है। सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गौ और भैंस खरीद पर सब्सिडी का लाभ देने का फैसला हुआ है। वहीं उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी मिली है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का 2 गुना भुगतान और समान काम के लिए समान वेतन जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। राज्य खेल विश्वविद्यालय के लिए 122 नियमित पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। वहीं कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी है। और बहुत अच्छी योजना इसमें आज अनुमोदित हुई है माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा। राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की गौ पालन योजना से सामान्य वर्ग के पशुपालकों को लाभान्वित करने के साथ साथ उक्त योजना में पशुपालन के लिए गाय के अतिरिक्त भैंस क्रय करने का विकल्प किए जाने के संबंध में ये जो गौ पालन योजना थी, पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए थी, जिसमें जो सब्सिडी थी वो 90:10 के रेशियो में होती थी। अब इसका दायरा बढ़ा करके सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें लाभान्वित किया जाएगा। जो सब्सिडी का इसमें परसेंटेज है वो 75:25 के अनुपात में रहेगा। पहले केवल गाय के लिए इस होती थी, अब इसमें भैंस भी तय कर सकते हैं, जिसमें जो पशु की कीमत रखी गई है 40,000 रुपये रखी गई है और एक लाभार्थी अधिकतम 2 गाय भैंस क्रय कर सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को जुलाई 2026 की पेंशन राशि डिजिटल ट्रांसफर के जरिए जारी की है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खातों में पेंशन की रकम सीधी ट्रांसफर की। सरकार का कहना रहा कि डिजिटल माध्यम से भुगतान होने से पेंशन वितरण में पारदर्शिता और तेजी आएगी। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के जरूरतमंद वर्गों के हितों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, देहरादून में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने बिच्छू घास यानी नेटल फाइबर से बना वस्त्र खरीदकर स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। सरकार की ओर से बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को मेलों, प्रदर्शनियों और विभिन्न विपणन मंचों के जरिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत बनाकर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, मॉनसून के दौरान चारधाम यात्रा पर मौसम की मार देखने को मिल रही है। कई जगहों पर भारी बारिश के चलते यात्रा में अड़चनें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। मौसम विभाग की ओर से जारी होने वाले अलर्ट के आधार पर यात्रा को लेकर जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए यात्रा रोकी भी जा रही है। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब तक करीब 2.5 करोड़ कांवड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अलर्ट रहा है। जगह जगह पर देहरादून है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ जनपद में, इधर रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हुई है। अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं। कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। रोक रहे हैं, तो सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो यात्री हैं उनकी है, जो लोग आ रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री अभी तक मां गंगा का जल लेकर यहां से जा चुके हैं। सभी प्रबंध वहां पर अच्छे किए गए हैं। राज्य का सारा प्रशासन, जिले का सारा प्रशासन, हमारी पुलिस, अन्य विभाग सभी जो है यात्रा को अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचे। बता दें, इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं देने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और जेल गई, इसलिए पार्टी किसी के दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का भी आरोप लगाया है। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे। लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और वहीं देखिए, देहरादून में नंदा की चौकी पर टूंस नदी के पुल के अप्रोच रोड धंसने के मामले में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट की सफाई सामने आई है। लोक निर्माण विभाग ने मामले में एक अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया। पुल का निर्माण करने वाली कंपनी रुचि भट्ट के परिवार की है। रुचि भट्ट ने स्वीकार किया कि वो भी कंपनी में हिस्सेदार है। देखिए,
आप आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है और मैं डिनाई भी नहीं करती हूँ। ये सच है कि मैं उस कंपनी में कुछ हिस्सेदार हूँ। भले वो बहुत पुरानी कंपनी थी, अभी वो जैसे भी ट्रांसफर भी हो गई है, वो पहले से ही ट्रांसफर थी मेरे फैमिली मेंबर के ही नाम, लेकिन मैं उस बात से बचना नहीं चाहती। मैं आपको स्पष्ट बोलती हूँ कि अगर कोई भी कोताही बढ़ती गई है और कोई भी दिक्कत है, जैसे कि जांच बैठी है और सरकार ने जांच बिठाई है और उस पर जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने प्रकाशित हुई हैं, उसके बाद जो भी मैं कहती हूँ सजा मिले या जो भी आप कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, सरकार ने एकदम फ्रंट फुट पे आते हुए, ऐसे नहीं कि वो मेरी कंपनी थी तो कोई सरकार इस पे बैक फुट पे थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए बात को रखा है और इसमें कोई भी दोषी है। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर में दान सामग्री चोरी के मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार के मुताबिक आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वो बद्रीनाथ धाम में जेपी कंपनी की ओर से तैनात संपर्क अधिकारी था और कई बार मंदिर की गिनती प्रक्रिया में शामिल हुआ था। एसपी ने यह बताया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में मनोज कुमार को कथित तौर पर छोटी और कीमती वस्तुएं चोरी करते हुए देखा गया। उसके घर की तलाशी में सफेद धातु के आभूषण, पीली धातु के आभूषण और करीब 6,000 रुपए नकद तक बरामद किए गए। 26 को एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें मंदिर में थाली गणना के समय कुछ लोगों के द्वारा नकदी और अन्य जो बहुमूल्य सामग्री चढ़ावे में आती थी, उसको चोरी करने, धांधली करने और गबन करने की बात इसमें एफआईआर में लिखी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जनपद चमोली पुलिस ने एक एसआईटी गठित की और निरीक्षक श्री महादेव उनियाल के द्वारा विवेचना की जा रही है। इसमें 2 गिरफ्तारियां मंदिर समिति के एक सर्विंग कर्मचारी और एक पूर्व कर्मचारी की पूर्व में की गई थी। अल्मोड़ा में हापेडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक रवि तमता ने हापेडा स्काईनेक्स उड़ान वाहन के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। एकल सीट वाला ये पूर्णतः इलेक्ट्रिक यान संशोधित ड्रोन तकनीक पर आधारित है। बता दें, तमता के अनुसार इसका उद्देश्य व्यक्तिगत आकाश गतिशीलता को बढ़ावा देना और लोगों को घर से ऊर्ध्वाधर उड़ान व लैंडिंग की सुविधा देने वाला किफायती विकल्प विकसित करना है। उन्होंने ये भी बताया कि ये अभी प्रोटोटाइप चरण में है और जरूरत के अनुसार इसकी उड़ान रेंज व चार्जिंग समय में सुधार किया जा सकता है। एक फ्लाइंग व्हीकल है बनाई है। इसका उद्देश्य पर्सनल मोबिलिटी को, स्काई मोबिलिटी को बढ़ावा करना है, आगे लाना है फ्यूचर में। हमने हर जनरेशन में एक बड़ा बदलाव देखा है मानव सभ्यता के। जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जानवर से होता था, गाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ी, ट्रक, रेलवे, ये सब कुछ बने, एयरक्राफ्ट बने। लेकिन एक मौजूदा जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग सिस्टम है वो एक्सपेंसिव, हर जगह अवेलेबल नहीं है। उसका एक अल्टरनेट ऐसी मैं व्यवस्था लाना चाह रहा हूँ यहाँ, जो कि हर घर से आप वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करके मेडिकल इमरजेंसी या कहीं जाना चाहे उससे कर सकते हैं। तो पर्सनल स्काई मोबिलिटी को। नैनीताल में भीमताल विकास भवन सभागार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। आपदा से संबंधित अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होने पर तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने कहा है कि राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक, मजबूत सूचना तंत्र और रिस्पांस टाइम कम करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि आपदा के दौरान राहत और बचाव दल जल्द मौके पर पहुंच सके। यहाँ नैनीताल जिले की एक आपदा प्रबंधन को लेकर एक कार्यशाला का 1 दिवसीय आयोजन है। इसमें यहाँ हमारे सारे विभागों के अधिकारी, यहाँ के जिलाधिकारी और अन्य विभागों के साथ हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं बाहर से, वो सारे एक्सपर्ट रहेंगे। पूरे दिन की ये कार्यशाला इस रूप में रहेगी। देखिए, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमारी सरकार ने निरंतर बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित काम में हम लोग आगे बढ़े हैं। पूरे मानसून सत्र से पहले लगातार निरंतर, चाहे वो मॉक ड्रिल हो, चाहे वो विभागों की बैठक हो,
चाहे वो सारे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक हो, ये सारे काम मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 बैठकें आयोजित की हैं। उससे अलग मंत्री के रूप में मैंने अनेक बैठक ली। हमारे 2 दायित्वधारी हैं, रोहेला जी हैं, कर्नल साहब हैं, इन्होंने लगातार एक्टिव। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, रिस्पना और बिंदान दोनों जगह हम लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था और वहाँ पर लगभग 150 जो अवैध निर्माण थे उनको हमने हटाया था। इसी तरह काठ बंगला क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को शिफ्ट करने का काम नगर निगम स्तर से किया जा रहा है, उसको भी हम लोग खाली कराएंगे। गंगोत्री बिहार के पास वहाँ भी हमने ज़मीन काफ़ी कब्जा मुक्त कराई है, जिस पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो नदी नाले और गधेरों के किनारे पर जो निर्माण है उस पर भी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं कि ऐसे जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर किसी तरह का निर्माण ना हो। नैनीताल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान का कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया। आयुक्त ने विभिन्न बूथों पर पहुंचकर एसआईआर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी प्रतिक्रियाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रक्रियाएं पूरी करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान मतदाता सूची की स्कैनिंग कराई गई, जिसमें कुछ नामों से जुड़ी त्रुटियां सामने आई हैं। आयुक्त ने कहा है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं वे निर्धारित तारीख पर बूथ पर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर त्रुटियों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने वर्ष 2003 के आधार पर मैपिंग और सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।